अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैंने आपसे एक वादा किया था पिछले दिनों कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो उन तमाम उम्मीदवारों के लिए हो जो किसी उस्ताद से नहीं पढ़ सके, जो किसी टीचर के पास जाके गाइडलाइन नहीं ले सकते, या उन्होंने एम.ए. उर्दू प्राइवेट किया हुआ है या मज़ाफ़ात से हैं और वो लोग लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके जहन में जो मुख्तलिफ़ सवालात हैं वो सारे सवालात जो हैं हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं। मेरे पास इस वक्त मेरे पुराने शागिर्द फैसल नवाज़ साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये मेरे पास 2016 से 2020 तक BS उर्दू की क्लास में पढ़ते रहे हैं। ये ख़ुद भी अब लेक्चरशिप के उम्मीदवार हैं। तो इन्होंने भी कहा कि सर मैंने आपसे कुछ सवालात करने। मैंने कहा बेटा आप ये करें कि आप सारे सवालात जो हैं वो लिख के लें, ताकि जहाँ आपका भला हो वहाँ ऐसे बहुत सारे वो लोग जो मुझसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात नहीं कर सकते या किसी यूनिवर्सिटी के उस्ताद से जाके नहीं मिल सकते, किसी कॉलेज के उस्ताद के पास जाके नहीं बात कर सकते, तो वो अपने घर बैठे ही अपने उन तमाम सवालात और मफरूज़ात जो उनके जहन में हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका जवाब मैं कोशिश करूँगा कि तसल्ली बख्श दे सकूँ। तो 2022 की लेक्चरशिप का जो इश्तिहार है वो आया हुआ है और उसकी ग़ालिबन 23 मई तक उसकी तारीख़ है। आजकल आप लोग इस हवाले से पढ़ भी रहे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग अप्लाई कर चुके होंगे। आपने अप्लाई किस सेंटर पे करना है इस हवाले से पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग लेक्चरशिप की जो तैयारी है वो कहाँ से करें, कैसे करें, किस तरह करें, ये सारे सवालात जो हैं उनके जवाबात मैं कोशिश करूँगा कि फैसल साहब को और आप लोग को मुतमईन करने की कोशिश करूँ। जी जनाब। सर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ कि मेरा पहला सवाल है कि तैयारी शुरू कहाँ से करें और सबसे पहले क्या चीज़ पढ़नी चाहिए? हाँ, असल में देखिए कोई भी काम जब शुरू करना होता है तो कई दिन इसी में ही लग जाते हैं कि मैं इसको शुरू कहाँ से करूँ, कौन सी चीज़ पहले लिखूँ, कौन सी चीज़ पहले पढ़ूँ। और जब वो रास्ता बन जाता है एक मंजिल की तरफ फिर इंसान रवां दवा हो जाता है। तो आपने देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी हैं, लेकिन उस सिलसिले में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ आसान लगती है। मिसाल के तौर पे अगर आप शायरी में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आप शायरी के पोर्शन से जो है वो तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको अफसाने से दिलचस्पी है तो अफसाने से काम शुरू कर दें। मैंने पूरा एक 30 रोज़ा एक शेड्यूल बनाया है कि रोज़ाना हमने क्या चीज़ पढ़नी है। उस पे भी इंशाअल्लाह अगर इसी सेशन में हो सकी बात, वरना उसके पे इंशाअल्लाह हम एक अलग से सेशन करेंगे। उसमें वो मैं आपको PDF में भी भेज दूंगा, बल्कि उसको हम वायरल कर देंगे कि वो लोग जो इसलिए परेशान हैं कि तैयारी हमने कैसे करनी है वो उसका आगाज़ बाकायदा कर सकें। और ये तैयारी जो है कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये कितने दिनों में हो जाएगी और इम्तिहान कब होगा। देखिए इम्तिहान कब होगा उसका तो जवाब जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ही बेहतर जानते हैं, बल्कि उनके पास भी बाज़ का कोई दरमियान में कोई रिट हो जाती है या कोई और इशू हो गया, जैसे पिछली दफ़ा वो कोरोना के मसाइल थे तो वो ताख़ीर होती गई थी, उर्दू वालों का बहुत देर से हुआ था। तो तारीख़ का तयन नहीं है, लेकिन एक मोहतात अंदाज़ा यही है कि जुलाई के अख्ताम या अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते तक आप लोगों का जो है वो पर्चा इंशाअल्लाह हो चुका होगा। तो इस तरह अब आज फ़र्ज़ करें 15 मई है, तो आपके पास 15 जून, 15 जुलाई और 1 अगस्त तक यानी तकरीबन 2 से ढाई महीने आपके पास हैं। और इसमें आप ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि जो कुछ आपने पढ़ा होगा उसकी आप दोहराई भी इंशाअल्लाह वो कर सकेंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा ठीक है। और मेरा सर एक और सवाल है कि क्या अपने नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? देखिए इस वक्त मार्केट में बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, बहुत सारी किताबें। तो उनमें से भी ये भी एक सवाल शायद आप कल भी पूछ रहे थे, चलो उसकी तरफ हम बाद में आएंगे कि कौन सी ख़रीदनी चाहिए। तो वो किताबें भी आप लें, लेकिन जो चीज़ आपके अपनी तैयार करदा होती है उसका अपना मज़ा है। जो चीज़ आपके कलम की ज़ुबान से कागज़ पर उतर जाती है, आप उसको लिख लेते हैं, वो सिर्फ आप कागज़ पर नहीं लिख रहे होते, मैं ये समझता हूँ कि आपके दिलो दिमाग में वो महफूज होती जा रही होती है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप अपने नोट्स जो हैं ख़ुद बनाएं, तो फिर वो चीज़ें आपके हाफ़ज़े का हिस्सा ज़्यादा जल्दी और आसानी से बन सकेंगी।
एक पकी पकाई चीज़ को जब आप करेंगे तो जैसे बाज़ार की चीज़ का और घर की चीज़ का पकी हुई का जायका मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल इसी तरह जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, अच्छा फिर नोट्स जब आप बना लेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपके काम आते रहेंगे। आप ये ना समझिए कि आप ये 17-20 दफ़ा हो जाएंगे इंशाअल्लाह तो फिर ये चीज़ें बेकार हो जाएंगी। कल को आप CSS के लिए जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जाते हैं, फेडरल के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो हर जगह पे आपको वो जो आपने एक पटवारियों वाला एक रजिस्टर बना लिया होगा वो हमेशा आपके काम आता रहेगा। और लोग आपसे पूछेंगे कि क्या ये रजिस्टर आप हमें दे सकते हैं, क्या हम ये फोटोस्टेट करवा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने नोट्स बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए सूदमंद है, फ़ायदेमंद होगा। तो सर नोट्स बनाने का तरीकाकार क्या होना चाहिए? हाँ, नोट्स बनाना एक पूरी एक साइंस है, मेहनत करने वाला काम है। तो मैं आपको ये एक दिखाता हूँ, ये वाला जो मेरा एक बड़ा बहुत सीधा सा रजिस्टर आपको नज़र आ रहा है, ये 2001 के जब मई में इश्तिहार आया था और हमारा जो पेपर है वो हुआ था 3 अगस्त 2001 को। तो उस ज़माने में ये मैंने रजिस्टर बनाया था। सबसे पहले ये 2 रजिस्टर बनाए थे मैंने और फिर मैंने इनको सी दिया हुआ है। तो ये बहिश्ती रजिस्टर जो है ना, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो इस पर मैंने लिखा हुआ है शेड्यूल बराए तैयारी, और ये देखें 21 जून 2001, इसमें यहाँ से मैंने दी तैयारी। और रोज़ाना का मैंने काम ये सारा शुरू किया हुआ, किस दिन मैंने क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ पढ़नी है। तो इसमें आपने जो है एक सबसे पहले तो शेड्यूल बना लेना है आपने, वो उसी रजिस्टर के पहले सफ़े पे ही आप लिख लें। शेड्यूल बना के फिर उस पर जो है जो भी किताब आपके सामने आती है, मिसाल के तौर पे ये किताब है या ये उर्दू अफसाना पे जो किताब पढ़ी हुई है, इसके आपने अफसाने पे आपने नोट्स बनाना शुरू की है, तो उसमें आप जो उसके अहम पॉइंट्स होंगे ना, अहम निकात, वो आप इससे निकाल के इस पर स्टार बनाते जाएँ, नंबरिंग करते जाएँ और इस पर आप जो है वो लिखते जाएँ। और इस तरह एक एक सिन्फ के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तारीख़ के हिसाब से बनाना चाहते हैं, किसी किताब के आप तलख़ीस बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ये चलते जाएं और फिर इंशाअल्लाह एक दिन ये जो रजिस्टर आपका बनेगा ये आपकी कामयाबी का ज़ामिन जो है वो बन जाएगा। तो मैं आपको अभी वो लिस्ट भी देता हूँ कि आपने एक महीने में ये सारे नोट्स कैसे बनाने हैं। मेरा ख़्याल है कि आप अगर ख़ुद बनाना चाहेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मैं समझता हूँ कि आपके जूनियर्स, आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी आपके नोट से फ़ायदा उठा सकेंगी। अच्छा, और इसके अलावा सर इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उन्होंने आपके नोट्स मंगवाने हैं, तो ये जो आपके बनाए हुए नोट्स हैं वो उनको कैसे मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे? हाँ, बल्कि शायद आप भी अभी उधर गए हुए थे आरिफ के पास। देखिए मैंने जो ये नोट्स हैं, एक तो ये रजिस्टर है ना, अच्छा ये रजिस्टर बज़ाते ख़ुद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें मैंने एक ये काम किया था कि जब मैंने ख़ुद ये लेक्चरशिप की तैयारी की थी, उस ज़माने में मैं इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं था। मैं ज़ाहिर है आप जिस तरह स्टूडेंट चाहे वो PhD को, वो बेचारा गरीब ही होता है और वो जोड़ तोड़ के कहीं ना कहीं से जुगाड़ने लगा के पैसे जमा करता है। उस ज़माने में ना मेरे पास एक किताब थी, ये वाली किताब, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़। अब तो ये उर्दू अदब की तारीख़ हो गई, उस ज़माने में अनवर सदीद साहब की किताब थी, ये अज़ीज़ बुक डिपो वालों की छपी हुई थी। तो ये किताब मैंने ख़रीदी और इसके मैंने जो है वो नोट्स बनाना शुरू कर दिए। नोट्स का बनाने का ये तरीका था कि मैंने अवाब बंदी की और हर चैप्टर को मैं लिखता गया, और इस तरह ये पूरी किताब जो थी इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। इसके इब्तदाई बाब जो थे तकरीबन 15-16 बाब जो थे, 12 और ये तकरीबन 12 बाब। इसके पहले 12 बाब जो थे उनकी मैंने तलख़ीस कर ली, और उसके बाद जितनी भी इसमें किताबों का ज़िक्र आया, यानी फ़लाँ शेर किताब जी है, फ़लाँ अफ़सान निगार किताब जी है, उनकी मैंने लिस्टें बना ली। अच्छा, इसके अलावा किताबों की लिस्टें बनाने का उस ज़माने में ये कलीद उर्दू और जनरल भट्ट वालों की जो भट्टी की किताब है, इस तरह की कोई किताब कोई वजूद ही नहीं थी, ये पैदा ही नहीं हुई थी। तो उस ज़माने में हम लोग ख़ुद ये चीज़ें इकट्ठी करते, तो हम पब्लिशर्स के पास जाते,
उन्हें कहते जी आपके कोई ब्रोशर्स हैं तो वो हमें दे दें। उन ब्रोशर्स को ले के हम लोग किताबों की लिस्टें बनाते थे। नेट वगैरह का भी दौर नहीं था, बहुत बाद में जाके, मतलब संगे मील की वेबसाइट पे अब तो आप एक लिस्ट पूरी डाउनलोड कर लेते हैं। आप किसी भी पब्लिशर की वेबसाइट पे जाते हैं तो लिस्टें आ जाती हैं। उस ज़माने में हमने मैनुअल इकट्ठी की और फिर उनकी लिस्टें बनाई। वो कोई 22 सफ़ों की मेरी लिस्ट है। वो मैंने बाद में जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी की फिर उसको मैंने कंपोज कर लिया था। तो इसमें एक तो ये अनवर सदीद साहब वाली किताब के नोट्स हैं, इसकी सारी है, फिर इसकी लिस्टें बनी हुई हैं। ये दूसरा जो रजिस्टर था इसमें मैंने सारा MA का जो सिलेबस था ना, मतलब पहली जो पर्चा क्लासिकी शायरी का यहाँ से शुरू हो के अफसाने का, असालीब का, उसके बाद मीर का, गालिब का, फिर गालिब का खुसूसी मुताला, फैज़, इकबाल, नासिर काज़मी, जितने आपके सिलेबस के शायर हैं उन सब की शायरी के जो नुमाइंदा शेर हैं या खसूसियात हैं, मसलन ये इकबाल का है, ये मोमिन के हवाले से शेर निकाल लिए उनके, तसव्वुर मोमिन के, तसव्वुर फ़न पे है, तसव्वुर तालीम पे हैं, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, और इसमें आप देखें कि मैंने पहला मिसरा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मुझे सारे ज़बानी याद थे और वक्त मेरे पास कम था क्योंकि जून जुलाई पढ़ना था, अगस्त में तो पेपर था। बिल्कुल यही हालात थे जो 21 साल के बाद आजकल आपके साथ चल रहे हैं। तो उस ज़माने में मैंने इसको लिखा। फिर 2015 में मैं जब अप्लाई किया मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के लिए, उस ज़माने में मैंने इस रजिस्टर को रिटायरमेंट दे दी और नया रजिस्टर फिर बनाया। तो उस रजिस्टर में मैंने इस पहले हिस्से को, ये जो था, इसको मैंने नीट किया। अब इसमें पूरे शेर मैंने लिखे हुए। तो इसमें आप देखें कि वली दकनी से लेके वली हैं, उसके बाद मोमिन मसनवी सर बयान हो गई, ख्वाजा मीर दर्द है, आतिश है, ये मोमिन के हर शायर के 15-15, 20-20 शेर जो हैं, मीर के ज़्यादा शेर निकाले हुए हैं। क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ आपसे जब वो शेर सुनते हैं तो आपको मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये सारे चीज़ें इंटरव्यू में भी आपके काम आने वाली हैं। इन्हीं में से बात कोई सवाल MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके एक हिस्से में तो ये हैं, ये चीज़ें हैं आपके इंटरव्यू में काम आने वाली। हाँ, इसमें कुछ फैज़ के, इकबाल के, नासिर काज़मी के हालात ज़िंदगी, उनकी किताबों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये आपके MCQs वाला जो पर्चा उसमें भी काम आ सकते हैं। अच्छा, इसी रजिस्टर की इस तरफ से मैंने एक और काम किया, ये किया कि मैंने अब, क्योंकि अब मैं नौकरी में था, पैसे वैसे थे, तो मैंने अनवर सलीम अख्तर साहब वाली किताब भी ख़रीदी और उसकी भी इसी तरह से ये तलख़ीस जो है वो मैंने जो है वो लिखना शुरू कर दी। ये सारे, ये इसके मैंने सारे मुख्तलिफ जो चैप्टर्स है, वो तो आपको पता है यहाँ मौजूद है किताब। ये तो कोई 1000 सफ़े की किताब है, तो इसको पढ़ना, बार बार इसको उठाना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने क्या किया कि इसकी तलख़ीस कर ली और ये 12, 16, ये 16, 17, 18, 19, ये देखिए एक 1.5 सफ़े पे पूरा वो जो इतनी किताब थी उसके मैंने चीज़ें निकाल के ना इस तरह कर ली। इसके अलावा मैंने उर्दू के जो मारूफ नावल थे उनका क्या किया, उनकी तलख़ीस निकाल ली। मसलन मुमताज़ मुफ्ती का अलीपुर का एली, ये 5 लाइनों में इसका मौजू क्या है, उसके हीरो कौन है, ये सारे निकाले। तो इस तरह के कुछ नोट्स और भी हैं, वो किताबों के फ़रिश्ते हैं। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार ये आप ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह आप लोगों का रिटर्न जब पास होगा तब आप लोगों को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग ये ज़रूर करें। इसके अलावा मैंने पिछली तैयारी में, जब पिछला सेशन था उसमें कोई 60 के करीब मैंने पर्चे भी बनाए थे, वो वायरल भी बहुत हुए। तो वो वायरल के हवाले से मैं आपको, ये आपके पास अगर वो वायरल हैं तो बेशक आप, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप उनसे काम न लें, आप उनको हार्ड फॉर्म में लें। उसकी वजह है कि जो वायरल हुए उनमें कई जगहों पे गलतियां हैं। मिसाल के तौर पे एक किताब का नाम है उर्दू अफसाने की करवटें, ये किताब है अनवर सदीद साहब की। वहाँ मैंने लिख दिया AB अशरफ, तो मैंने प्रूफ रीडिंग नहीं की क्योंकि वक्त कम था। बाद में मैंने उसकी प्रूफ रीडिंग की, सेटिंग की दोबारा से, जो मैंने RF के पास रखवाए हुए हैं। अब जिन्होंने वायरल किए, अब जिनके पास वो हैं, वो यही समझ रहे हैं कि AB अशरफ की किताब है। तो वो कल को जब करके आएंगे वो कहेंगे इमरान साहब के पर्चे में तो AB अशरफ लिखा हुआ था। इसलिए जो वायरल पर्चे हैं उन पे आप एतमाद ना कीजिएगा, वो आपका फ़ायदा होने के बजाय आपका नुकसान भी हो सकता है। ये कोई 197 सफ़े के मॉडल पेपर, ये हार्ड कॉपी में है। ये मैंने यहाँ, मेरे क्लास फेलो हैं और प्यारे दोस्त हैं, उनका रहमानिया बोर्ड स्टेट है,
झांग में, वहाँ मैंने ये सारे रखवा दिए हैं। तो मैंने उन्हें कहा हुआ है कि जो भी आपसे ये ख़रीदना चाहे आप उसको ये पूरे 197 सफ़े तक उनको आप ये भेज दिया करें, बाई डाक भेज दें। वो अपनी डाक खर्च वगैरह ले लेते हैं और 1000 रुपये मैंने उन्हें कहा कि मेरी मेहनत का। तो मेरा ख़्याल है 1000 रुपये में 60 पर्ची अगर कोई ख़रीद ले, अगर उसमें से कुछ सवाल उसके आ जाएँ तो 1000 रुपये में कोई चीज़ महंगी नहीं है। लेकिन आगे लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि आम तौर पर मैंने ये देखा है कि जो उर्दू वाले होते हैं ना, ये इसी चक्कर में फिर रहे होते हैं कि किसी से मुफ्ती कोई किताब मिल जाए। बल्कि अब तो PDF का ऐसा लोगों ने रट्टा लगाया हुआ है, शायद ये अपनी नौकरी भी PDF में लेना पसंद करेंगे, वरना तो इनके बहुत ही बुरे हालात हैं। देखिए कुछ चीज़ें PDF में फ़ायदा मंद भी हैं, मतलब वो किताब तो आप ज़रूर PDF में लें जो आपको अवेलेबल नहीं है, मार्केट में नहीं है। अब ये कलीद उर्दू मार्केट में है, इसको आप PDF में पूछते फिरें तो इसमें आप ये देखें जगह जगह पे इसको बच्चे ने हाईलाइट किया हुआ है, जो काम की चीज़ थी उसको उसने हाईलाइट कर लिया है, निशान ये देखें ना, मुहावरे उसको अच्छे लगे हाईलाइट किया। तो PDF में आप क्या करेंगे, फिर कितनी देर आपको उसमें से कोई चीज़ पढ़नी होती है। तो इसलिए PDF से मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, ओवरऑल मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। आपको चाहिए आपके पास हार्ड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें होनी चाहिए। जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो फिर उनकी मजबूरी है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके पास हार्ड फॉर्म में ही कोई किताब, जो भी किताब आप वो ख़रीद लें, आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़रीदते जाएँ, आपकी लाइब्रेरी बन जाएगी इस तरह से। हाँ ये भी ज़ाहिर है, इसी तरह एक एक करके इकट्ठी की है।